हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए माइनर 2 फोर्थ सेम का हिंदी में जो ऑनर्स नहीं है, जो बच्चे हिंदी में ऑनर्स नहीं है, बाकी सब्जेक्ट में ऑनर्स है, उन बच्चों का माइनर 2 CCF उसका क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे और उसी के आधार पर जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर आएंगे उसको हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ये ऑनर्स बच्चों के लिए है। आधुनिक हिंदी कविता छायावाद तक 2025 में आया हुआ है। और मैं सोचूं कि प्रत्येक साल का अगर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आप लोग को इससे हेल्प मिलेगा और आशा करती हूँ कि इससे हमारे कॉलेज के जो बच्चे हैं ज़्यादा लोग निकलेंगे, फिर से उनको सप्ली ना देना पड़े, इसलिए मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ और आप लोग ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आया 2025 में और कुछ कुछ जगह पर मैंने यहाँ पर जो कविता है उसका टाइटल भी मैंने लिखा हुआ है और लेखक भी हैं, कवि भी है, सॉरी, और मैंने सॉल्व किया है कविता का नाम और कवि दोनों का नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, तो कुछ कुछ हम लोग यहाँ पर भरवली पढ़ लेंगे और मेरा उद्देश्य यह है कि आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को देखें, पैटर्न को देखें कैसे आता है। हाँ, क्योंकि जब तक बच्चे देखते नहीं है क्वेश्चन पेपर, उनको लगता है कि कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, कैसा क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग सिलेबस को फॉलो करिए, क्लास में आइए और पढ़िए, बिना पढ़े नहीं होगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो है 30 नंबर का 10-10 नंबर का व्याख्या रहेगा, 3 व्याख्या रहेगा और ऑप्शन रहेगा उसमें आपको ऑप्शन रहेगा ये जो है, ये देखिए, घ और अंगा 5 जो व्याख्या रहेगा, आपको 5 व्याख्या दिया जाएगा, ऑप्शन के साथ दिया जाएगा, आप लोग को ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो पहला जो इसमें व्याख्या आया है माइनर 2 वालों के लिए है आधुनिक हिंदी कविता छायावाद तक। और इसी को जो मतलब जो जनरल बच्चे हैं, जो सामान्य जो बच्चे हैं, उनके लिए भी माइनर 2 है, सेम 2 में ये पढ़ेंगे। और ये माइनर 2 है, ये सेम 4 वालों के लिए है। हाँ, माइनर 2 जो है सेकेंड से में जो बच्चे जनरल के हैं उनके लिए है और वो पढ़ चुके हैं। और जो फोर्थ सेम के जो बच्चे हैं उनके वो ऑनर्स वाले भी पढ़ेंगे इसको और जनरल वाले भी पढ़ेंगे फोर्थ सेम में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये क्लियर कर लिए कि किन बच्चों को माइनर 2 किस सेम में पढ़ना है। माइनर 2 जो है आधुनिक हिंदी कविता छायावाद तक, वो फोर्थ सेम के बच्चों के लिए है, फोर्थ सेम के बच्चे के पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहला जो व्याख्या दिया गया है, संप्रति कहाँ क्या हो रहा है, कुछ न उनको ज्ञान है। संप्रति कहाँ क्या हो रहा है, कुछ न उनको ज्ञान है वायु कैसी चल रही, इसका न कुछ भी ध्यान है। मानो भुवन से भिन्न उनका दूसरा ही लोक है। शशि सूर्य है फिर भी कहीं उनमें नहीं आलोक है।
देखिए, मैंने पूरा कविता अभी पूरा नहीं पढ़ा है। इसकी कुछ ही पंक्तियाँ जो है 4 लाइन ही इसमें दिया गया है। समझने वालों के लिए एक शब्द ही काफ़ी है। तो इस कविता को किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त किसान पर लिखे हैं। किसान जो हमारे किसी भी देश का जो है रीढ़ की हड्डी होते हैं। हम्म, हम कितना भी कमा लें, पैसा हम नहीं खा सकते हैं। हम्म, हम पैसा नहीं खा सकते हैं। हम खा सकते हैं तो अन्न खा सकते हैं, दाल चावल जो भी है, जो प्रकृति, जो स्वयं प्रकृति से मिला हुआ है, मैन मेड नहीं है, उसको हम लोग नहीं खा सकते हैं। उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, पहन सकते हैं, बाय आडम्बर के लिए यूज कर सकते हैं, दिखावा के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जीने के लिए हमको प्रकृति की चीज़ों को ही खाकर जीना पड़ता है। उनके सहारे ही जीना पड़ता है। अगर प्रकृति हमारे साथ नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे ही किसान जो है, अगर न रहे तो हमारा पैसा क्या होगा? वो बेकार हो जाएगा। पैसा हमारा बेकार हो जाएगा। अगर किसान अन्न नहीं उपजाएंगे तो कौन करेगा खेती? हम हमके हाँ, जितने भी पैसे वाले हैं उनको तो अपने आप पर गर्व होता है ना कि हम बहुत पैसे वाले हैं। और सब जो नीचे जो छोटे छोटे काम करते हैं, जो खेती करते हैं, जो किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो सब छोटे हैं। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए, बड़ों अम, बड़ों को बड़ा किसने बनाया है? इन छोटों ने ही बनाया है। जिसको हम छोटे कहते हैं, मैं नहीं कहती। जिनको जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, वो लोग कहते हैं किसान मजदूर। मतलब उनके ये खासकर हमारे देशों में इनकी जो है इज्जत बहुत ही कम है, क्योंकि उनको वो चीज़ नहीं मिलता है जो चीज़ एक कमाने वाले के, जो एक नौकरी पेशा आदमी करता है, वो लाभ खेती में नहीं है। अगर वो लाभ खेती में हो जाए तब फिर हर कोई इनकी इज्जत करेगा, हर जगह इनका नाम होगा, और कहीं भी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। कहीं मतलब जिस किसान के पास अगर 1 बीघा, और बीघा भी नहीं हो, कट्ठा भी हो, तो भी वह जीवन यापन अच्छा से कर सकता है, अगर खेती टेक्निकल ढंग से की जाए तो। लेकिन हमारे देश में वैसा नहीं है। टेक्निकली हम लोग उतना साउंड नहीं है, जिसके कारण किसान ऐसी दशा हो गई कि आज हमारे किसानों के लिए आवाज़ उठाने वाला अगर कोई है तो ये कवि हैं। ऐसे कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जैसे राष्ट्रवादी, या फिर जो सहृदय वाले जो कवि हैं उनके जैसे वाले, वो लोग किसान जैसे लोगों की आवाज़ अपने साहित्य के माध्यम से हमारे सामने पेश करते हैं। बोल रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी, जैसे मैंने अभी, मैं बीच में स्टॉप हो जाऊंगी, नहीं आऊँगी, कि हम जितना भी शहर में हम देखते हैं तो पैसा कमाते हैं, सब कुछ हमारे पास पैसा, हर कुछ रहता है, लेकिन वो शांति नहीं रहती है। हर चीज़ हम खरीद कर खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो मन की जो शांति है वो हमको नहीं मिलती है। हम लोग मन की शांति खोजने के लिए हमारे पास जब पैसे रहते हैं तो हम बोलते हैं कि चलो कहीं ऐसा जगह, मतलब जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर बीच हो, जहाँ पर कहीं पर लोगों का शोरगुल ना हो, या नदी का किनारा हो, या फिर झरना हो। ये सब प्रकृति से हम जुड़ने जाते हैं, हम प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारी भी एक मजबूरी है कि हम दिखावे पर जीते हैं।
इतना शान शौकत हम दूसरों के लिए करते हैं, ये भी एक किस्म की मजबूरी है। तो फिर यहाँ पर यह ना कोई सोचे कि जो किसान है वो बहुत मजबूर, मेरी नज़र में कि जो किसान है वह गरीब है या लाचार है, मजबूर नहीं। किसान लाचार मजबूर नहीं है। किसान को आप ऐसा आपको लगता है कि वो मजबूर है या फिर दुनिया से पिछड़े हुए हैं या फिर उनको वो ज़िंदगी नहीं नसीब हो रही है जो शहरों के लोगों को है, या फिर जिनके पास पैसे हैं वो जो जीवन जी रहे हैं ये नहीं जी रहे, नहीं ऐसा बात नहीं है। किसान भी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। सबसे अच्छी ज़िंदगी ये होती है कि उनके मन में शांति है। उनके मन में शांति है, उनको 99 का फ़ेर नहीं है। हाँ, अगर फ़ेर है तो उनको अपने खेतों खलिहानों को देख कर फ़ेर होता है। हाँ, जब वो खूब अच्छे अनाज देते हैं, अच्छा जब बारिश होता है, अच्छा जब फसल उनकी होती है तब उनको देखकर लगता है कि और हो जाता अच्छा और अच्छा हो जाता। उनको अपने खेतों से ही इर्द-गिर्द जुड़ाव रहता है। और सच कहो तो खुशी जो है गाँव में झलकती है, बाकी सब तो दिखावा है शहर में। शहर में खुशी नहीं है, शहर में सिर्फ पैसा है, और पैसा जो है जीने का माध्यम हो सकता है, शांति नहीं मिल सकती है। सबका अपना फिलॉसफी है। हो सकता है किसी की नज़र में पैसा ही सब कुछ है। पैसा है, लेकिन आप ये कहेंगे कि पैसे से हम खुशी खरीद सकते हैं, पैसे से शांति खरीद सकते हैं, वो नहीं मिल सकता है। और देखिए क्या इनके बारे में ये लिख रहे हैं मैथिली शरण गुप्त, वो सब तो बात की बात है कि मैंने मतलब जब आदमी बोलता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो नहीं निकलनी चाहिए वो भी निकल जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जो नहीं बोलना होता वो भी हम बोल देते हैं। लेकिन अगर मैं इस 4 लाइन का अगर भावार्थ अगर बता दूँ तो सबसे बेहतर होगा आप लोगों के लिए, वो आप लोग लिखेंगे और ये भी अगर बातें मेरी लिखेंगे तो घटेगा नहीं, नंबर और सुंदर मिलेगा। क्या लिखा है? संप्रति कहाँ क्या हो रहा है कुछ न उनको ज्ञान है। संप्रति किसको कहा गया? किसान को कहा गया है कि उनको कुछ परवाह नहीं है, हाँ, कुछ भी मालूम नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। मोदी कहाँ जा रहे हैं, मोदी कहाँ आ रहे हैं, मोदी को लोग गाली दे रहे हैं, योगी को लोग गाली दे रहे हैं और नेता को लोग गाली दे रहे हैं, जिसको जो नहीं पसंद है, जिसको पसंद है सब। तो उनको उतना ये गम नहीं है, उनको सिर्फ अपनी अपनी धुन में है। हाँ, अपनी खेती में है, खलिहान में है, अपनी दुनिया में रहते हैं, उनको कहाँ से क्या लेना देना उतना कुछ ज्ञान नहीं रहता है। वायु कैसी चल रही इसका न कुछ भी ध्यान है। कैसी हवा चल रही है, कैसा क्या चल रहा है दुनिया में, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। अ, मानो भुवन से भिन्न उनका दूसरा ही लोक है। ऐसा लगता है कि ज़मीन पर रहते ही नहीं हैं। ऐसा लगता है कि वो दूसरी दुनिया में रहते हैं। शशि सूर्य है, फिर भी कहीं उनमें नहीं आलोक है। शशि सूर्य है। शशि क्या है? सूर्य है। शशि मतलब चंद्रमा। सूर्य है, फिर भी कहीं उनमें नहीं आलोक है। हम्म शशि सूर्य, शशि में भी आलोक है तो वो ठंडक देता है, सूर्य में आलोक है तो वो गर्मी देता है। फिर भी कहीं इनमें कहीं फिर भी हो जाए, हम्म, सूर्य ठंडा हो जाए और चंद्रमा गर्म हो जाए, लेकिन उनमें नहीं आलोक है, उनमें नहीं आलोक है। लेकिन किसान में वो आलोक नहीं है, नहीं शशि जैसा ठंडक है और न सूर्य जैसा गर्माहट है, हाँ, प्रकाश। तो कहीं मतलब सूर्य चंद्रमा यहाँ के वहाँ हो सकते हैं, हाँ, उनका प्रकाश यहाँ से वहाँ हो सकता है, लेकिन किसान का जो प्रकाश है, किसान का जो आलोक है, किसान का जो ध्यान है अपने खेतों खलिहानों खेती अनाज फसलों, उससे वह दूर नहीं हो सकता है। उनका सिर्फ एक ही ध्यान है कि हमारी खेती कैसी हो रही है,
हमारा फसल कैसा हो रहा है। ये अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार अपने फसलों से करते हैं किसान। ये किसान की मैथिली शरण ग्रुप ने बहुत ही वास्तविक स्थिति का चित्रण किया है, जो कि बहुत ही दिल को छू लेने वाली ये कविता है किसान। इसकी 4 लाइनें थी, मैंने आप लोगों को समझाया। और उसके बाद आ रहा है ख नंबर। ये जो पेशोला की प्रतिध्वनि है, इसको लिखे जयशंकर प्रसाद। ये लोग सभी छायावादी हैं, ठीक है, आपने क्योंकि ये छायावाद है। तो इसमें क्या है, इस कविता में क्या है, ये महाराणा प्रताप का है। इसमें इस कविता में महाराणा प्रताप के बारे में बताया गया है कि कौन लेगा भार यह, कौन विचलेगा नहीं। दुर्बलता इस अस्थि मांस की, ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से। प्रलयोल्का खंड के निकस पर कसकर, चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन। साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके, धूली सी उड़ेगी किस धृत फुटकार से। कौन लेगा भार यह, कौन विचलेगा नहीं। दुर्बलता इस अस्थि मांस की। अगर राणा जी नहीं रहते हैं, महाराणा प्रताप, पेशोला की प्रतिध्वनि, ये सारे जब हम वर्ड जब बोलते हैं, शब्द, कौन बिचलेगा नहीं, कौन लेगा भार यह, लोहे सा, ये किसके बारे में है? ये महाराणा प्रताप के बारे में है। कि पेशोला की जो प्रतिध्वनि है, जब महाराणा प्रताप जब बोलते थे या फिर जब वो लड़ाई करते थे, उनकी जो तलवारें बोलती थी, उनकी औजारें जब बोलती थी, तो चारों तरफ से एक ध्वनि निकलती थी। पेशोला मतलब उस जगह का नाम है। वहाँ पर ध्वनि निकलती थी उनके वज्र से, उनके हथियार से, उनके अस्त्र से, शस्त्र से। तो अगर वो नहीं रहेंगे तो कौन लेगा भार यह, कौन भी चलेगा नहीं। एक बार जब युद्ध भूमि में, रणभूमि में आ जाए तो फिर वह पीठ दिखाकर भागे नहीं। ऐसा कौन फिर वीर होगा। दुर्बलता इस अस्थि मांस की। कि ये अस्थि मांस क्या है, एक दुर्बल है। ये तो एक जगह रहने वाली नहीं, ये तो खत्म हो जाने वाली है। ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से। उनकी जो अस्थि मांस थी, जो वो कैसी थी, दुर्बल नहीं थी। ठोक कर लोहे से, ऐसा लगता था लोहे का बना हुआ है। वह दुर्बल नहीं था। अस्थि मांस की नहीं है। साधारण लोगों का जो है शरीर क्या होता है, अस्थि मांस का बना होता है। लेकिन उनका जो शरीर बना हुआ था, साधारण अस्थि मांस की नहीं थी। सिर्फ हड्डी और मांस का नहीं था दुर्बल शरीर। उनका शरीर ऐसा लगता है जैसे कि लोहे से ठोक कर बनाया गया है। परख कर वज्र से, ऐसा लग रहा है कि वज्र मतलब कठोर कोई वस्तु हो, उससे परख परख कर बार बार लोहे से ठोक ठोक कर उनका शरीर बनाया गया है। प्रलय योलका खंड के निकस पर कसकर। प्रलय योलका खंड के निकस मतलब प्रलय, प्रलय प्लस उल्का मतलब क्या है। अगर प्रलय भी आ जाए, मतलब आंधी तूफान कुछ भी ऐसा, कुछ भी मतलब घटना हो, उसमें से भी अपने आप को वो निकाल सकते हैं। ऐसा उनको ईश्वर ने, भगवान ने शरीर दिया था कि उनके आगे कोई भी ऐसा कुछ भी सिचुएशन आ जाए, वो वहाँ से निकलेंगे ही और अपने देशवासियों को वहाँ से निकाल लेंगे। उनके आगे कोई भी ऐसा तूफान आ जाए, कोई भी ऐसा वज्र विपत्ति आ जाए, उसको वो निकाल कर आते थे। नकारात्मकता उनके जीवन में कभी था ही नहीं। चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्ठास कौन।
उनकी मृत्यु के बाद भी मतलब ऐसा लगता था कि जो उनके अस्थि जो पुंज थे, उनके जो मृत शरीर का जो अस्थि था, जो राख था, जो चूर्ण था, वह भी हंस रहा है, दहाड़ मार रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनकी अस्थियों, उनके चूर्ण से, उनके राख से दुश्मन क्या हो जाएंगे, हंसने से वो भी खत्म हो जाएंगे। ऐसी ऐसा वीर उस माता ने जन्म दिया, ऐसे वीर को जो कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे थे राणा प्रताप, महाराणा प्रताप। साधना पिशाचों के विखर चूर चूर होके धूल सी उड़ेगी किस दृप्त फुत्कार से। साधना पिशाचों की, पिशाचों मतलब राक्षसों की। राक्षस राक्षस नहीं होते हैं, मनुष्य के रूप में राक्षस, जो हमारे देश पर आक्रमण किए थे। बहुत सारा धन दौलत, हमारी बहू बेटियों सबको वो क्या किए, नष्ट किए और हमारे देश पर राज किए। उस चीज को महाराणा प्रताप ने कभी स्वीकारा नहीं। उन्होंने कभी भी गुलामी को स्वीकारा नहीं और वो मरते दम तक लड़ाई ही किए। लेकिन उनकी अंदर, उनके नहीं बोला जाता है, कितना भी तुम सोना चांदी देकर उनको खरीद लो, कुछ भी कर लो, महाराणा प्रताप वैसे व्यक्ति नहीं थे, वैसे पुरुष नहीं थे। वो बहुत ही देशभक्त पुरुष थे। हाँ, अपने देश के लिए, अपनी माँ के लिए, भारत माता के लिए वो कभी भी गुलामी को स्वीकार नहीं किए, कभी भी मुगलों की गुलामी को स्वीकार नहीं किए। ये जब कविता लिखी गई है, उस समय की कविता है जब हमारा देश मुगलों के अधीन में था, मुगलों का राज था। जब मुगल आक्रमणकारी जो बाहर से जो आए थे, अफगानिस्तान से आए थे, अरब से आए थे बाहर से, उस समय यह कविता लिखी गई है। या फिर उसके बाद भी लिखी गई होगी, लेकिन उस समय तो उतना ये नहीं था कि ये लोग छपवा दे चाहे कर दे। बाद में ये छपवाया गया होगा, क्योंकि उसके बाद तो अंग्रेजों का राज आ गया। तो ये उसी समय की है कि साधना पिशाचों के बिखर चूर चूर हो गए। साधना जो है पिशाचों की, जो कि राक्षस जैसे थे, मनुष्य के रूप में राक्षस थे, ऐसे लोगों की जो साधना क्या है, चूर चूर होकर रह गई, बिखर गई और धूली सी उड़ेगी किस दृप्त फुत्कार से। और राणा प्रताप जब ऐसे फुत्कार मारते थे, ऐसे अपने तलवार से जब तलवार चलाते थे, तो दुश्मनों की नींद उड़ जाती थी, मतलब खत्म होना ही है और धूली सी उड़ेगी। महाराणा प्रताप के नहीं रहने के बाद पिशाचों की जो साधना है उसको कौन चूर चूर करेगा, और उनके एक मार फुटकार से दुश्मन जो धूल से उड़ पड़ेंगे, धूल से उड़ जाएंगे, ये कौन करेगा। उनके नहीं रहने पर फिर इस राज्य को, देश को कौन संभालेगा। ये जयशंकर प्रसाद ने बहुत ही सुंदर कविता लिखी है, पेशोला की प्रतिध्वनि महाराणा प्रताप के लिए। लिखना भी चाहिए, ऐसे महापुरुष के लिए एक नहीं 100 कविताएं लिखनी चाहिए, जिसके कारण आज हम लोग खुली हवा में सांस लेकर पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत, प्रथम रश्मि। ये जो है कविता, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, कविताएं हैं, वह प्रकृति के चितेरे कवि हैं। प्रकृति से संबंधित इनकी कविता होती है, नेचर। तो इनकी कविता में क्या है, ये विचर विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तम ने था मंडप ताना, कूप उठी सहसा तरुवासिनी, गा तू स्वागत का गाना,
किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाए उसका आना। ये भी प्रकृति से संबंधित ही कविता है, पर अपने देश से ही संबंधित है ये भी। कोयल जो यहाँ पर कूक रही है, और स्वागत का गाना, किसका स्वागत का, कि हमारा देश आज़ाद, हमारा देश आज़ाद कब हो, उसके लिए वो गाना गा रही है कि सचमुच में हमारा देश आज़ाद है क्या, मैं खुली हवा में सांस लेकर गा रही हूँ। तात्पर्य यह है कि हमारा देश कब आज़ाद होगा कि हम खुली हवा में सांस लेकर कोयल की तरह गाएंगे, कोयल नाचेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। जो भी हो, एक स्वतंत्रता का जीवन एक अलग जीवन होता है, और एक कैदी प्रतंत्रता का जीवन घुटन वाली होती है। आप कितना भी उसको कुछ दो, कुछ क्या मतलब, उसको हर वो चीज़ दो दुनिया की खुशी, लेकिन गुलाम तो गुलाम होता है, नौकर तो नौकर होता है। तो ये कविता जो लिखी गई है, ये जब अंग्रेजों के समय का है, जब अंग्रेज हमारे देश पर राज कर रहे थे, तो उस समय ये कविता लिखी गई है। कोयल जो है लोगों को उत्साहित कर रही है, हमारे भारतवासियों को, कि उठो, अब जगने का समय आ गया, उठने का समय आ गया है, और सभी लोग एक साथ मिलकर इनको भगाने का समय आ गया है। हाँ, तभी हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं, वरना अगर हम सोए रहे तो सोए रह जाएंगे। विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तमने था मंडप ताना, कूक उठी सहसा तरुवासिनी, गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामी बतलाए उसका आना। हे अंतर्यामी, कूक कोयल, तुमको किसने बताया कि हम आज़ाद होने वाले हैं, या फिर आज़ादी में सांस ले, आज़ादी की हवा में सांस लेने वाले हैं। कोयल, तुम इतनी खुश क्यों हो, क्यों गाना गा रही हो, क्या बात है, तुम खुशी क्यों मना रही हो। शायद अच्छे दिन आने वाले हैं, शायद अब हमारा देश उन पिशाचों के हाथों से, हाँ, जिसने इतने दिनों से हमारे ऊपर अत्याचार किया, भारतीय के ऊपर अत्याचार किया, आज क्या, अब उनका दिन पूरा हो गया है, अब वो जाने वाले हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कोयल का जो है गाना शुभ होता है, कोयल की आवाज़ सबको सुंदर लगती है, तो कोयल की आवाज़ में हमें भारतीयों को एक आशा की लहर, एक आशा की चिंगारी दिखाई पड़ रही है। यही इस कविता का भाव है कि अब देश हमारा आज़ाद होने वाला है, और कोयल ऐसा कोई संदेशा लाई है कि अब उठो, अब समय आ गया है कि अब हम एक होकर इनको भगाएं। हम्म तो ये सुमित्रा नंदन पंत ने कोयल को लाकर एक प्रकृति का भी यहाँ पर एक सिंबल दिया है, प्रतीक दिया है, और देशभक्ति का भी दिया है। जिस समय हमारा भारत गुलाम था, उसको भी यहाँ पर बहुत ही, दोनों दोनों चीज़ों को बहुत ही सुंदर रूप से हम लोग के सामने यहाँ पर लाए हैं। बहुत ही सुंदर कविता ये भी है, प्रथम रश्मि। उसके बाद है घ नंबर है, ये है महादेवी वर्मा का। तो महादेवी वर्मा जो है इनका जो है आध्यात्मिकता पर ज़्यादा खिंचाव है, खिंचाव के आध्यात्मिकता पर ये पूरी मतलब न्यौछावर है। तो इनका मैं विशेष ज़्यादा नहीं बताऊंगी, ज़्यादातर मतलब जो लाइन, 4 लाइन है, उसी पे मैं ज़्यादा फोकस करूंगी। ये जो कविता है, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी मतलब मेरी आंखों में जो है दुख की बदली है, दुख के आंसू है। तो कैसे हैं, यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ हैं, उनको हम पढ़ेंगे, पूरी कविता है तो आप लोग पढ़े होंगे, कुछ पंक्तियों की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना,
परिचय इतना इतिहास ही, उम्री कल थी मिट आज चली। कहने का मतलब क्या है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जिस पर आज हम लोग पूरी दुनियादारी का ठेका लेकर, माथा पर लेकर घूमते रहते हैं। ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बना लेंगे, वो बना लेंगे। ये सब कुछ क्या है, यहीं पर मिट जाएगा, इस यूनिवर्स में मिट जाएगा। विस्तृत, ये जो यूनिवर्स है बहुत बड़ा है। हम आप हमारे आपके समझने की कोई औकात नहीं है। हम सिर्फ खोज कर सकते हैं। हम्म हम कभी उसको नाप नहीं सकते हैं। जितना नापने जाएंगे उतना ही अंदर जाएंगे। तो हम एक राई के बराबर भी हमारा अस्तित्व नहीं है, जितना हम अपने आप को लेकर घूमते रहते हैं माथा पर कि मैं ये हूँ, वो हूँ, मैं का जो सब लगाते हैं ना बार बार, आपको दुखी होने का सबसे बड़ा अगर कोई दवा है ना तो मैं है। जिस दिन मैं लोगों के अंदर से हट जाएगा, सुख अपने आप वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर महादेव वर्मा जी है, बहुत ही सरल और भारतीय नारी है। दिखावा पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, दिखावा बिल्कुल नहीं करती है। जैसा बाहर वैसा अंदर। और इनको भी वो जीवों से बहुत लगाव है। इनके पास भी बहुत सारे जीव जंतु पाली पोसी थी। हाँ, तो इनको आदमियों से ज़्यादा जानवरों से लगाव था। इसीलिए बोले विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना। इतना बड़ा जो नभ है, आकाश है, ये कभी मेरा नहीं है। हाँ, मेरा ये कभी अपना नहीं है। परिचय इतना इतिहास ही, उमड़ी कल थी मिटा चली। मेरा बस इतना ही पर देखो, मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा जो आकाश दिख रहा है ना, वो मेरा नहीं है। नभ का एक कोना भी नहीं है। और अगर मैं बताऊं कि मेरा परिचय क्या है, मेरा इतिहास क्या है, तो मेरा परिचय यही है कि मैं कल पैदा हुई, बड़ी हुई, जवान हुई और आज मैं चल बसी। कल जन्मी और आज मैं खत्म हो गई। इससे ज्यादा मेरा कोई परिचय नहीं है। अगर सच कहूँ तो मैं क्या हूँ, नीर भरी दुख की बदली। अपने आप में अगर सोचो, हमारे आंखों में पूरा आकाश है। और जो हमारे ऊपर जो आकाश है, जो विस्तृत नभ है, जिसका कोई छोर नहीं है, वो हमारा है ही नहीं। हम उसका अंश क्या है, मतलब एक राई के बराबर भी नहीं है। मेरा परिचय और इतिहास इतना ही है कि कल मैं पैदा हुई और आज मैं जा रही हूँ। एक निश्चित समय जिसका जब आता है वो चला जाता है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इस कविता के कहने का भाव यही है। आप लोग इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं तो ऐड करके लिख सकते हैं। बहुत सारे लिखने के बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने मन में जितने भी आपको इससे जो भी भाव उठते इस पंक्ति से आप लिख सकते हैं कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं, जिससे कि हमारा कोई वास्ता नहीं है। सब कुछ यहीं पर रह जाएगा, फिर भी हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं। हमको समझाने के लिए कितने कितने विद्वान, कितने ज्ञानी लोग आकर लिख कर सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर हम लोग अपने रास्ते पर चले जाते हैं जिस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। तो कविता पढ़ने का मतलब, या कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं साहित्य का, तो अपने जो रियल लाइफ है उसमें ज़रूर थोड़ा बहुत यूज करें और शांति लें। पैसा सब कुछ है, लेकिन अगर शांति नहीं है तो वो पैसा बेकार है। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखें।
तब आगे पैसा कमाओ। पैसा कमाने के लिए कोई मना नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपना सेहत, अपना जो शांति, जो सबसे बड़ी चीज़ें होती है वो चीज़ें ज़रूर हो, कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ ज़िंदगी भर नहीं रहना है। ये जो जीवन मिला है ना, आपको 100 साल तो कोई जी नहीं रहा है, तो कुछ साल के लिए आप तो पूरा आधा, अगर साल आधा से ज़्यादा अगर नष्ट कर रहे हैं तो आप अपने आप पर खुद अत्याचार कर रहे हैं। आपका शरीर आपका खुद नहीं है। आप एक बात याद रखिएगा, आपका शरीर आपका खुद नहीं है, आप उस पर भी अत्याचार नहीं कर सकते हैं। उसको आप उतना ही काम कराइए जितना वो अफोर्ड कर सके। उतना भी आप अपने सपनों को पूरा करने में मत लगा दे शरीर को कि शांति ही खो दे। माधवी वर्मा यही कहना चाहती है और कुछ नहीं। अब आ गया है अंगा नंबर। अंगा नंबर में क्या है? गिरफ्तार होने वाले हैं, गिरफ्तार होने वाले हैं सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। ये भी बहुत सुंदर कवियत्री है, बहुत अच्छी लिखती कविताएं। इनकी कविताएं जो देशभक्ति से ही संबंधित होती हैं, बहुत सुंदर लिखती हैं। तो ये जो कविता है, एक जो है भाई जो है युद्ध के लिए तैयार है, जाने वाला है और बहन उसको भेज रही है। सोच लो कैसी स्थिति होगी, एक बहन जो भाई को युद्ध के लिए तिलक लगाएगी, उसको शस्त्र देगी, सब कुछ सजा धजा कर भेज रही है। गिरफ्तार होने वाले, इस कविता का शीर्षक लिखा गया है गिरफ्तार होने वाले। करने मतलब क्या है? कभी भी गिरफ्तार हो सकते, कभी वो इस यहाँ से अलविदा हो सकते हैं। आंसू छलके याद आ गई राजपूत की वह बाला। वह बाला, वो जो लड़की कैसी है? राजपूत की है, क्षत्रिय की है। और आंसू छलके याद आ गई राजपूत की वह बाला, जिसने विदा किया भाई को देकर तिलक और भाला। राजपूत की वह बाला याद आ गई, आंसू छलके। उस क्षत्रिय बाला जो थी, बालिका थी, लड़की जो थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए, याद आकर कि अब मैं भाई को विदा कर रही हूँ। उसको याद आ रहा है कि अब भाई मेरा गिरफ्तार होगा, कि छूटेगा, गिरफ्तार हो जाएगा, उसके बाद फिर आने वाला नहीं। वो ऐसा गिरफ्तारी है, वहाँ से कोई गिरफ्तार होकर फिर कोई छुड़ाने वाला कोई नहीं रहता वहाँ से। तो उसके आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें, भाला, तिलक लगाते हुए, भाला देते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं कि अब भाई मेरा गिरफ्तार होने वाला है, युद्ध के लिए जाने वाला है। सदियों सोई हुई वीरता जागी, मैं भी वीर बनी। सदियों सोई हुई वीरता जागी। जो छत्राणी उस समय ये कविता लिखी गई है जब रानियाँ या छत्राणियाँ जो है राजपूत की जो बालाएँ होती थी, वो स्वयं अपने हाथों से अपने भाइयों को, पत्नी जो अपने पतियों को सजाती थी, तिलक लगाती थी, सारे शस्त्र पहनाती थी और विदा करती थी। ये कोई आसान काम नहीं होता है, बहुत ही हिम्मत जिसमें रहता वो होता है। तो वो वीरता कब जागती है, कब वो भी वीर बनती है? जब ऐसा सिचुएशन आता है, स्थिति आती है, जब हमारे देशों पर कोई अटैक करता है, आक्रमण करता है, जब हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, ये या फिर आर या पार,
या तो फिर इसको मरो या मारो, ऐसा स्थिति जब आता है तो अपने आप वो हिम्मत आ जाता है। तब उसमें जो क्या है, राजपूत की जो पालाएं हैं, वीर जो कन्याएं हैं, वो अपने भाई को विदा करती हैं और गंभीर मुद्रा में शोक शोक करती हैं। कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप सब काम होते रहता है और विदा करती हैं। आंखों से सिर्फ आंसू निकलेंगे और गंभीरता रहेगा चेहरे पर। यही सब उस समय की जो स्त्रियां होती थी, रानियां होती थी, छत्राणियां होती थी, ये करती थी। उस समय का जो युद्ध होता था बहुत ही दर्दनाक होता था। क्योंकि अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी भी ऐसा नहीं होता, अभी भी होता है, लेकिन अब तो टेक्निकली युद्ध हो रहा है। सब मिसाइल चल रहा है। बहुत सारे ऐसे ऐसे औजार आ गए हैं जहाँ पर कि डायरेक्ट आदमी जाकर तलवार से या फिर किसी मतलब ऐसे हथियार की जरूरत नहीं होती है। तो अभी भी ये दशा है, लेकिन अब तो हम अपने हाथों से कुछ नहीं करते हैं ना। मतलब युद्ध में हुआ, लड़ाई हुआ, वहाँ से दर्द तो अभी भी होता है। कोई भी नहीं चाहता है कि हमारा मतलब लड़का चाहे कोई लड़की आर्मी में, खासकर जहाँ पर मेन जो लड़ाई होती है वहाँ पे। लेकिन ऐसा अगर सभी सोचेंगे तो देश का रक्षा कैसे होगा। हाँ, तो भगवान ऐसी माँओं को और हिम्मत दे कि अपने बच्चे को बॉर्डर पर या फिर देश की रक्षा के लिए भेजने में थोड़ा सा भी सोचे नहीं, झिझक नहीं हो। ऐसे माँ को मैं सलाम करती हूँ जो देश के लिए अपने बच्चों को उसमें लगाती हैं। सो ये कविता भी सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत ही बेस्ट कविता है। आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा, आप लोग को 5 क्वेश्चन, 5 व्याख्या रहेगा, इसमें से 3 आप लोग को करना रहेगा। कोई भी आप 3 कर सकते हो, तो 10 नंबर का रहेगा। और उसके बाद 3 जो क्वेश्चन रहेगा आलोचनात्मक टाइप के रहेंगे, ठीक है। तो आपको रहेगा 12-12 नंबर का रहेगा। तो पहला जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पर, आधुनिक चेतना के प्रसार में भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान का वर्णन कीजिए, ये आया हुआ है। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविताओं में प्रकृति चित्रण का विवेचन कीजिए, ये आया हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता में प्रकट जागरण के स्वर पर अपने विचार प्रकट कीजिए, आया है। उसके बाद महादेवी वर्मा की कविताओं में विरह वेदना, इस पर रहेगा इस पर ये प्रश्न है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं का मूल स्वर क्या है, हाँ, मतलब मेन थीम क्या है, किस पर वो ज़्यादा लिखती है, ये चीज़ें हैं। और लास्ट में जो तीसरा रहेगा, यहाँ पर 3 क्रेडिट होता है, 1 2 3। पहला में क्या रहेगा, आपका व्याख्या रहेगा, दूसरा में आलोचनात्मक टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, और तीसरा में वस्तुनिष्ठ रहेगा, जिसमें कि 1-1 नंबर का रहता है, ठीक है। तो ये 9 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सॉल्व भी किया है। पहला क्वेश्चन क्या है, जाहिर वातन में अति तेज किसे कहा गया है, अंग्रेजों को कहा गया है। अरुण या मधुमय देश हमारा कविता किस पुस्तक से लिया गया है, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो नाटक है उससे ये लिया गया है। 1-3 का किसकी कविता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कथन के वक्ता का नाम बताइए, यशोधरा। निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के किसी एक काव्य ग्रंथ का नाम लिखिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ये है प्रिय प्रवास है, देख मैंने लिखा नहीं यहाँ पर है, प्रिय प्रवास है, ठीक है।
सुमित्रानंद पंत के किसी एक काव्य ग्रंथ का नाम, तो सुमित्रानंद पंत का भी पल्लव है, ये भी है। आप लोग कोई भी लिख सकते हो, पल्लव मैंने बोल दिया है। हरिओद जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। आप लोग ऐसे लिखिएगा। अगर यहाँ पूछा गया हरिओद, तो हरिओद को हटाकर मत लिखिएगा। यहाँ हरिओद मत हटाइएगा, हरिओद को साथ लिखना पड़ेगा। बहुत बच्चे ऐसे थे ना वहाँ पर कि हरिओद नहीं लिखे थे, क्योंकि हरिओद से क्वेश्चन किया गया था। लेकिन अगर पूरा जब नाम लिखिएगा तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद लिखिएगा। क्या पूजा क्या अर्चन रे की रचनाकार क्या माधवी वर्मा है। तो देखिए ये आपका रहा पैटर्न। अब ये कहिए कि यही क्वेश्चन पेपर ऐसा ही है, ऐसा ही नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। और जितने भी कवि हैं उनसे संबंधित जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू टाइप का, आप लोग उसको ज़रूर पढ़िएगा। तो आप लोग का ये जो 9 नंबर में अगर 9 में 9 मिल गया तो आपका मार्क्स अच्छा कैरी करेगा। तो अब इसके लिए तो भाई पढ़ना पड़ेगा, पढ़िएगा, जितना पढ़िएगा उतना आप लोग का सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वरना देख ही रहे हैं, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फेल भी होने की नौबत आ जाती है। पढ़ने पर अच्छा नंबर आने की भी नौबत आ जाती है। 70% से नंबर आने की भी आशा हो जाती है। अगर नहीं पढ़िएगा तो फेल भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये हिंदी है तो नहीं पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, जो भी लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो आप लोग पढ़िए, अच्छा नंबर लाइए और सफली मत होइए। बार बार हम लोगों को फिर बार बार चेक करना पड़े कॉपी वॉपी। हम्म, आशा करती हूँ सभी बच्चे अच्छा से पढ़ेंगे और एक बार में ही निकल जाएंगे। धन्यवाद।